पहली कश्मीर जंग एक ऐसा तनाज़ा जिसने बर्फ पर एक लकीर खींच दी, एक ऐसी लकीर जो आज तक नहीं मिट सकी। तो चलें देखते हैं कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था। जरा सोचें, 1947 में दो नए मुल्क बनते हैं और उनका पहला काम क्या था? एक दूसरे से जंग करना। जी हां, आजादी का जश्न अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने थे। तो बात शुरू होती है एक इंतखाब से, यानी चॉइस ऑफ नेशंस। देखें, बरतानवी राज खत्म हो रहा था और बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त हर तरफ एक अजीब अफरा तफरी का आलम था। अच्छा, इस वक्त ना 500 से भी ज्यादा शाही रियासतें थीं, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। अब ये रियासतें यूं समझे कि बराह रास्त अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं थीं, बल्कि इनके अपने मकामी हुक्मरान थे, बराह नाम आज़ाद। तो जब तकसीम हुई तो इन सब के सामने एक बड़ा सवाल था, हिंदुस्तान के साथ जाना या पाकिस्तान के साथ। मगर जम्मू और कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह का प्लान कुछ और ही था। वो ना हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते थे, ना पाकिस्तान के। वो चाहते थे कि कश्मीर आज़ाद रहे। और बस यही फैसला आगे चलकर एक बहुत बड़े बहरान की वजह बन गया। तो ये तो थी सियासी सूरत हाल। अब चलते हैं जमीन पर, कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में, जहां एक बगावत पनप रही थी। देखें, महाराजा के लिए यह फैसला इतना आसान भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कश्मीर की आबादी में बहुत तनव्वुर था। आप खुद देखें, वादिये कश्मीर में 90% से ज्यादा मुसलमान थे। जम्मू में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। लद्दाख में बुद्ध मत को मानने वाले बहुत थे और गिलगित एजेंसी तो तकरीबन पूरी ही मुस्लिम थी। तो सूरत हाल ऐसी थी जैसे कोई बारूद का ढेर हो, जिससे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लगी पूंछ के इलाके से। अब यहाँ की खास बात यह थी कि आबादी में दूसरी जंग अजीम में लड़ने वाले साबिक फौजी भी थे। जब महाराजा ने भारी टैक्स लगाए और उनसे हथियार वापस लेने का हुक्म दिया, तो बस बगावत शुरू हो गई। ये एक मकामी गुस्सा था, लेकिन यही गुस्सा आगे चलकर पूरे खित्ते की जंग बनने वाला था। और फिर ये जो अंदरूनी बगावत थी ना, ये बहुत जल्द एक बाकायदा हमले में बदल गई। एक ऐसा हमला जिसने पूरे खित्ते को अपनी आग में लपेट लिया। तो हुआ ये कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से पश्तून कबायली लश्कर कश्मीर में दाखिल हो गए। वो बहुत तेजी से आगे बढ़े और बारामौला शहर पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन यहां आकर वो लूट मार में लग गए, और यही वो लम्हा था जिसने हिंदुस्तान को संभलने का, तैयारी का एक बहुत कीमती मौका दे दिया। अब जब महाराजा ने देखा कि उनकी रियासत हाथ से जा रही है, तो 26 अक्टूबर को उन्होंने फौरन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। मतलब कश्मीर बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। जैसे ये मुआहदा हुआ, हिंदुस्तानी फौज को फौरन हवाई जहाज़ों के जरिए सीधा श्रीनगर उतारा दिया और उन्होंने हमलावरों को दारुल हुकूमत पहुंचने से ठीक पहले रोक लिया। ये एक इंतहाई ड्रामाई मोड़ था जिसने सच पूछें तो जंग का पासा ही पलट दिया। लेकिन इस हमले की एक बहुत भारी इंसानी कीमत भी थी। ऐसी कहानियां हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि मीरपुर में हमलावरों के हाथों बेहुरमती से बचने के लिए तकरीबन 400 हिंदू खवातीन ने अपनी जान खुद ले ली। ये वाकयात हमें बताते हैं कि जब जंग होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान मकामी आबादी का होता है। अब जंग का रुख बदला और मैदान सज गया दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर, और यहाँ इन ऊंचाइयों पर सबसे बड़ा दुश्मन भी जोग्राफिया था और सबसे बड़ा हथियार भी। अब देखें, सर्दियां सर पर थीं और अगर लद्दाख को बचाना था तो जोजिला दर्रे पर कब्जा करना लाजमी था। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद रास्ता था जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो यहाँ हिंदुस्तानी फौज के सामने एक ऐसा सवाल था जो तकरीबन नामुमकिन लगता था। 11,500 फुट की बुलंदी पर एक पहाड़ी दर्रे से टैंक कैसे ले जाए जाएं? और इसका जवाब था ऑपरेशन बाइसन, एक ऐसा मंसूबा जो सुनने में ही नाकाबिले यकीन लगता है। हुआ ये कि पहले श्रीनगर में हल्के टैंकों को पुर्जा पुर्जा अलग किया गया, फिर उन भारी भरकम हिस्सों को खच्चरों के एक खतरनाक रास्ते से ऊपर पहुंचाया गया, और फिर दर्रे के बिल्कुल करीब अंधेरे में इन टैंकों को दोबारा जोड़ा गया ताकि एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया जा सके जिसका दुश्मन तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर 1 नवंबर 1948 को जब ये टैंक अचानक नमूदार हुए तो दुश्मन की सफ़ों में भगदड़ मच गई। उनके लिए यह बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। जोजिला दर्रा पर कब्जा हो गया और लद्दाख महफूज हो गया। ये वाकई फौजी तारीख में जोग्राफियाई चैलेंजेस पर काबू पाने की एक बेहतरीन मिसाल है। तो 1 साल से भी ज़्यादा की इस शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार जंग अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन उसने खित्ते के नक्शे पर एक ऐसा निशान छोड़ा
جو شاید کبھی نہیں مٹے گا۔ پھر اقوام متحدہ بیچ میں آئیں اور 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہو گیا، لڑائی باقاعدہ طور پر روک دی گئی۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ریاست جموں و کشمیر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تقریباً 2/3 علاقہ یعنی وادی کشمیر، جموں اور لداخ ہندوستان کے کنٹرول میں رہا، اور باقی کا 1/3 حصہ، جسے آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پاکستان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اور اگر ہم انسانی قیمت کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ تھی۔ اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہندوستان کے تقریباً 1100 فوجی ہلاک اور 3000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دوسری طرف پاکستان کا جانی نقصان کہیں زیادہ تھا، تقریباً 6000 فوجی ہلاک اور 14000 زخمی ہوئے۔ یہ نمبرز خود بتاتے ہیں کہ یہ لڑائی کتنی شدید تھی۔ اور سب سے اہم بات، 1949 میں جو یہ سیز فائر لائن کھینچی گئی تھی نا، یہی آگے چل کر لائن آف کنٹرول یعنی LOC بنی۔ آج یہ دنیا کی سب سے زیادہ ملٹرائزڈ یعنی فوجی موجودگی والی سرحدوں میں سے ایک ہے۔ تو 1949 کے سیز فائر نے لڑائی تو روک دی، لیکن 75 سال بعد بھی ایک سوال باقی ہے: کیا وہ جنگ کبھی واقعی ختم ہوئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آج بھی ہم سب تلاش کر رہے ہیں۔